हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट का फोर्थ का पहला पार्ट। हम आशा करते हैं आप सबों का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा और यदि कहीं आप सबको किसी भी प्रकार का डाउट है या परेशानी है, प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़िए और आप अपना परेशानी को बताइए और हम कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड जो भी कुछ हो सके आपको हम भरपूर सहयोग करेंगे। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक हाइड्रोजन परमाणु में अनुपस्थित मूल कण है। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं बेसिकली हाइड्रोजन H1 का बात होता है। इसमें एक प्रोटॉन होती है और एक इलेक्ट्रॉन होती है और ये नाभिक में होता है और ये होता है नाभिक के बाहर। मतलब कक्षा पर ये हमेशा मूव करती रहती है और ये नाभिक में रहती है और ये नाभिक के बाहर होती है, नाभिक के बाहर होती है। और नाभिक का डिस्कवर क्या था? जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन का नाभिक का डिस्कवर क्या था? रदरफोर्ड। कौन क्या था? रदरफोर्ड। और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्कवर क्या था? जे थॉमसन। और इसमें एक कौन सा कण है जो अनुपस्थित रहती है? वो न्यूट्रॉन है। कौन सा है? न्यूट्रॉन। क्योंकि दुनिया में एक ही परमाणु ऐसा है, वो कौन है? हाइड्रोजन, जिसमें एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। आइए देखिए आंसर दिया हुआ क्या है। देखिए आंसर भी क्या दिया हुआ है? न्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है आपको हमने बताया। एक पॉइंट यहां से ये भी आता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो +1। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो -1। और चूंकि इसमें न्यूट्रॉन है नहीं और जिस किसी परमाणु में न्यूट्रॉन होती है उस न्यूट्रॉन पर चार्ज होती है 0। क्या होती है? 0 आवेश होती है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु में अनुपस्थित मूल कण कौन है? न्यूट्रॉन है। क्योंकि किसी भी परमाणु का जो मूल कण होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का डिस्कवर क्या था? जेम्स चैडविक। ये सभी पार्ट्स आपको हम पहले बता चुके, बस मैं एक रिवीजन करवा रहा हूं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि
हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एसटीपी पर 44.8 लीटर का कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो मोल की संख्या ज्ञात करेंगे तो मोल बराबर होता है आयतन, दी गई आयतन बटा 22.4 लीटर 8 एसटीपी। क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोल की संख्या, और दिया हुआ कितना लीटर है 44.8 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। जब ये दोनों कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2 मोल होगा। क्या आंसर होगा 2 मोल होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। क्या ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था क्या? तो नहीं था। कैसे बनाते हैं बस वो सीखिए। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर दिया हुआ है 2 मोल। तो दोस्तों आप सबको मैं बताया था मोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको आप मोल से ही गुजारिए, मोल से ही आप पास करवाइए। देखिए अपने आप आंसर क्या है स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए मोल से क्वेश्चन था, मोल से होके गुजारे, आंसर देखिए अपने आप आ गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुआ। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वे तत्व हैं जो समान आवर्त में उपस्थित है। तो देखिए आप डायग्राम थोड़ा बना लीजिए, आप थोड़ा डायग्राम बना लीजिए। यही हम लोग का डायग्राम है। देखिए ऐसा ही डायग्राम होता है। तो एक आवर्त ये है, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, छठा और सातवां आवर्त, ऐसा दिया हुआ है। देखिए क्या है सोडियम क्लोरीन। यहां पर देखिए सोडियम होता है, यहां देखिए मैग्नीशियम होगा, यहां देखिए क्या होगा एल्युमिनियम होगा, और यहां सिलिकॉन होगा, सल्फर, सॉरी यहां एल्युमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा, यहां फास्फोरस होगा, और यहां क्या होगा सल्फर होगा, क्लोरीन होगा। तो देखिए सोडियम और क्लोरीन ये तीनों जो है एक ही आवर्त सारणी से बिलोंग करती है। सोडियम देखिए यहां पर है तो कैल्शियम आपका यहां है, तो सोडियम का आवर्त 3 है, कैल्शियम का आवर्त 4 है। तो ये बी नंबर आंसर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों का आवर्त क्या है अलग अलग है। आइए सी नंबर देखते हैं। कैल्शियम का आवर्त आपका 4 है और क्लोरीन का आवर्त 3 है। क्या सी होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैल्शियम का आवर्त देखिए कैल्शियम 1 2 3 4 पर है, और क्लोरीन का आवर्त देखिए क्या है 3 पर है। यहां क्या है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आइए डी नंबर देखिए क्या है फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन। डी नंबर क्लोरीन देखिए तीसरा आवर्त का है, ब्रोमीन देखिए क्या है चौथा आवर्त का है। ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा? ए सोडियम और क्लोरीन।
क्यों सोडियम और क्लोरीन होगा? क्योंकि सोडियम का भी आवर्त देखिए कितना है, 3, और उसी आवर्त में क्लोरीन भी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आइए देखिए आंसर दिया हुआ क्या है। देखिए आंसर दिया सोडियम और क्लोरीन, मींस आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों मैं बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बस आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। देखिए क्या लोहा का शुद्ध रूप होता है? ढलवा लोहा होता है? नहीं होता है। क्या स्टेनलेस स्टील होता है? क्या नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है लोहा के अलावा और बहुत सारा मेटल है। इस्पात है? क्या नहीं है, क्योंकि इस्पात में लोहा के अलावा जिंक भी होता है, बाकी रहता है पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा ही लोहा का एक क्या है? शुद्ध रूप है। तो आप कह सकते लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा है। आइए आंसर देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए पिटवा लोहा दिया हुआ आंसर है। देख क्वेश्चन देखिए दे दिया है, पोटासियम परमैंगनेट जल को बनाता है क्या? कीटाणु रहित, स्वादिष्ट, पारदर्शक, गंधमुक्त। तो कभी भी पोटासियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4। इसी को हम बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट। क्या बोलेंगे हम लोग? पोटासियम परमैंगनेट, इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? KMnO4। तो देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा मैग्नीज का? तो इसको निकालिए। पोटासियम नहीं, पोटासियम का पता है आपको कितना है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। मैग्नीज का नहीं पता है, X, और ऑक्सीजन का होता है -2 × 4, और यह एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। कितना होगा? 0 होगा। तो 1 + x - 8 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। तो कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पोटासियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 7 होगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन यहां ये बोल रहा है पोटासियम परमैंगनेट जल को बनाता है क्या? स्वादिष्ट बनाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। पारदर्शक नहीं, गंधमुक्त नहीं। तो बचता कौन है? कीटाणु रहित। तो दोस्तों आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि पोटासियम परमैंगनेट का काम है जल को कीटाणु रहित करना। मतलब क्या? उसमें जो भी प्रकार का कीटाणु है उसको पोटासियम परमैंगनेट क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय का मतलब है उसको मार देती है। तो आंसर देखिए क्या होगा? कीटाणु रहित होगा। आइए आंसर क्या दिया हुआ है थोड़ा हम चेक करते हैं। देखिए आंसर वही दिया हुआ है, कीटाणु रहित।
क्योंकि आंसर होगा भी यही। जैसे ब्लीचिंग हुआ, वाटर का हम ब्लीचिंग करते हैं उसमें वही काम होता है। यदि ब्लीचिंग नहीं है तो आप पोटासियम परमैंगनेट का उपयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों नया क्वेश्चन देखते क्या है। अधिक यूरेनियम जिस द्रव्यमान के संख्या के आइसोटोप में के रूप में पाया जाता है वह है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूरेनियम का सिंबल होता है यू। ये क्या है? यूरेनियम है, यूरेनियम है और यूरेनियम का सिंबल कैपिटल यू है। यहां पर जो लिखते हैं ना परमाणु संख्या लिखते हैं और यहां पर जो लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, द्रव्यमान लिखते हैं। अब सवाल ये है कि आइसोटोप के बारे में बात चल रहा है, तो आइसोटोप क्या बोलते हैं? जब कोई एक समान तत्व, जब कोई एक समान तत्व, जैसे बात चल रहा है कार्बन का, कोई एक समान तत्व का परमाणु संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। देखिए परमाणु संख्या क्या है? एक समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखिए क्या है? अलग अलग है। यदि ऐसा हो जाती है तो ये तीनों एक दूसरे का आइसोटोप्स कहलाएगा। ये तीनों एक दूसरे का आइसोटोप्स कहलाएगा। तो अब देखिए बोल रहा है यूरेनियम, ठीक उसी प्रकार बात चल रही है किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम का भी दो आइसोटोप्स होती है। एक होती है यूरेनियम 92-235, एक होती है यूरेनियम 92-238। देखिए ये दोनों, देखिए परमाणु संख्या देखिए एक समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है दोनों देखिए क्या है? अलग अलग है। तो क्वेश्चन देखिए ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों में अधिक मात्रा में प्रकृति में मिलता कौन है? तो आप कह सकते हैं यूरेनियम 238 जो है इन्वायरमेंट में, प्रकृति में अधिक मात्रा में मिलती है और ये क्या है? कम मात्रा में मिलती है। अब कहिए इसमें कुछ समझने योग्य है क्या? इसमें कुछ भी समझने योग्य नहीं है, इसको डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? यूरेनियम 238 जो है ये प्रकृति में अधिक मात्रा में मिलती है। तो आंसर देखिए क्या दिया हुआ है? देखिए आंसर दिया हुआ है यूरेनियम 238। तो याद रखिएगा यूरेनियम 238 आइसोटोप अधिक रूप में, अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यूरेनियम 235 कम मात्रा में मिलती है। आइए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है? निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो यदि इसका आप फॉर्मूला देखिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। देखिए क्यूपराइट क्या होता है आपको बता चुके थे, क्यूपराइट क्या फॉर्मूला होता है। क्रायोलाइट का भी फॉर्मूला क्या होता है। तो ये दोनों का हम फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, सिर्फ ये दोनों का नहीं बताए थे, जो कि आप लिख लीजिए। जा देखिए क्यूपराइट जो है कॉपर का अयस्क है,
और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, और क्रायोलाइट जो है सोडियम का अयस्क है। देखिए जब आपसे पूछा लोहे का अयस्क बोल रहा है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर एक ही बचता है Fe2O3। अब सवाल ये है, ये तीनों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कॉपर का ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये सोडियम का होता है, आयरन का ऑक्साइड एक ही होता है, Fe2O3 होता है। तो आंसर देखिए क्या दिया हुआ, वो चेक कीजिए। देखिए आंसर दिया हुआ मैग्नेटाइट। क्या दिया है? मैग्नेटाइट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयरन का अयस्क एक और होता है और उस अयस्क का नाम है लोहे का अयस्क एक और होता है जिसे बोलते हैं आयरन, और वो होता है हेमेटाइट। जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। सॉरी, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, और एक होता है सीडेराइट, ये होता है FeCO3। देखिए हेमेटाइट बोलिए या सीडेराइट बोलिए या मैग्नेटाइट बोलिए, ये तीनों जो है आयरन का ही अयस्क है। कोई डाउट दोस्तों? चलिए ध्यान रखिए, ये सब डाटा को ध्यान रखिएगा, आपको पूछने की संभावना क्या है? ज्यादा है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है। तो आप ग्लिसरीन का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। ग्लिसरीन में क्या होता है? फिसलन गुण। फिसलन मीन्स क्या? स्लिपिंग टेंडेंसी। क्या होता है? स्लिपिंग टेंडेंसी। यदि स्लिपिंग टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा साबुन में, वो उतना अच्छा कहलाता है। तो साबुन में ग्लिसरीन या जैतून का तेल मिलाने का एक ही कारण है, साबुन अधिक समय तक चिकना और मुलायम रहे। क्या रहे? चिकना और मुलायम रहे। क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन का काम ही यही है, जैतून के तेल का काम ही यही है, चिकनापन लाना या सॉफ्टनेस लाना, मुलायमता लाना। इसलिए साबुन बनाने में ग्लिसरीन और जैतून का जो तेल आप देख रहे हैं, ग्लिसरीन और जैतून का जो तेल हम देखते हैं, इसका एक ही काम है, साबुन अधिक समय तक चिकना और मुलायम के रूप में होना। आइए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में त्रिबंधन वाला यौगिक कौन है? त्रिबंधन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको बताए थे यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। तो देखिए इस फॉर्मूला पे कौन बेसिस है? ये फॉर्मूला ये कहती है जितना कार्बन है, हाइड्रोजन हमेशा 2 गुना से 2 कम है। देखिए क्या है, कार्बन 2 है, उसका 2 गुना हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा। कार्बन 2 है, 3 है, इसका 2 गुना 6, ये भी नहीं होगा। 2 गुना से 2 कम होना चाहिए। ये देखिए 3 है, 3 गुना 6 2 8 प्लस हो जाए, आंसर क्या बचेगा? देखिए यही होगा। ये तीनों आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन देखिए 3 है, हाइड्रोजन
दो गुना 3 माइनस 2, तो C3H4 देखिए हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आंसर ये तीनों में कोई नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला उसका है। इस फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं यौगिक में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इससे एक क्वेश्चन और देखिए आता है, वो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है। जब दो रहेगा क्या हम लोग का कोवलेंट बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड रहेगा प्लस एक क्या सिग्मा बॉन्ड रहेगा। जब 3 बॉन्ड रहेगा तो 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। कोई डाउट इसमें क्या? आइए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आंसर दिया हुआ क्या, ए नंबर जो हम बताए वही क्या आंसर दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 का। सबसे अच्छा अवकारक कौन है? अब सवाल ये है, अवकारक कहते किसको है? अवकारक कहते किसको है? जिसके ऊपर आसानी से माइनस चार्ज नहीं हो, उसको में एक अच्छा क्या बोलते हैं, अवकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवकारक कहते हैं। तो फ्लोरीन पे देखिए हमेशा लगभग माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पर भी माइनस चार्ज होने का टेंडेंसी थोड़ा कम होता है फ्लोरीन से। अब ब्रोमीन क्या है, उससे कम होता है। आयोडीन पे सबसे कम होता है। तो आयोडीन पे क्या है, प्लस चार्ज होने की संभावना क्या है, ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट इसमें क्या? तो कहने में ये हुआ, तो देखो दोस्तों कहने में ये हो गया कि आयोडीन पर प्लस चार्ज होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है आयोडीन का सबसे कम होता है। और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसमें अवकारक होने का गुण जो है अच्छा होता है। तो आंसर देखिए क्या, आयोडीन हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया है। देखिए आंसर आयोडीन दिया हुआ है। आइए हम देखते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, किसी परमाणु का द्रव्यमान, कोई परमाणु है जिसका द्रव्यमान कितना दिया है, 23। अब परमाणु संख्या 11 है, उस परमाणु में वर्तमान न्यूट्रॉन क्या होगी? तो इसको बोलते ए, इसको बोलते जेड या पी या ई। और ए बराबर होता है पी प्लस एन। ए हो गया 23, ये हो गया 11 प्लस एन, और एन बराबर हो गया 23 माइनस 11, एन बराबर हो गया कितना, 12 हो गया। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आइए हम देखते आंसर क्या दिया। आंसर देखिए क्या, सी होगा। आइए देखिए आंसर दिया हुआ क्या है। देखिए आंसर 12 दिया हुआ है। आइए हम नया क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। निम्न में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते क्रम में दिखा गया? तो दोस्तों ये देखिए लिथियम सोडियम ग्रुप नंबर 1 लिया गया है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम विद्युत धनात्मक गुण बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ते क्रम में बोल रहा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा, विद्युत धनात्मक जो है
धनात्मक प्रॉपर्टी गुण क्या होती है, बढ़ती है। तो आंसर देखिए क्या है, लिथियम, तब सोडियम, तब पोटासियम, तब रुबिडियम, तब सीजियम। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो सवाल ये है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता क्यों है? क्योंकि साइज क्या होता है, परमाणु की बढ़ती है। साइज बढ़ने के कारण विद्युत धनात्मक का गुण क्या होती है, बढ़ती है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सी। आइए आंसर दिया हुआ क्या है वो चेक करते हैं। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आइए हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, देखिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर आकार जो है क्या होती है, बढ़ती है। आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन जो होती है, आकर्षण जो होती है वो घट जाती है। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिमूव कर देती है। आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा उसके ऊपर आसानी से पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जल्दी आसानी से रिमूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आकार छोटा है, इसलिए रिमूव नहीं करेगा आपका। तो आंसर देखिए क्या, सी होगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है C+O2, क्या दिया है, C+O2 ये बनता है CO2 और हीट निकलता है 384 kg। बोल रहा है कार्बन का उष्मीय मान क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे। यदि रिएक्शन बैलेंस हो गया तो आगे हम चेक करेंगे क्या हो रहा है। देखिए रिएक्शन चूंकि ये बैलेंस रिएक्शन है, जब ये बैलेंस रिएक्शन है तो इसको बोलते हैं 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने के बाद 384 किलो जूल एनर्जी उत्पन्न होता है। इसलिए एक में कितना देखिए हो जाएगा, 384 384 क्या देखिए होगा, 384 अब बटा 12, ये कट जाएगा आसानी से। 12 तिया 36, 384 में डिवाइड कीजिए 12 से, 12 तिया 36, यहां हो गया 2 गुना 4, 12 गुना 24। आंसर देखिए क्या होगा, 32 किलो जूल पर ग्राम। तो उसमें मान कहते वही है, पर ग्राम में जो एनर्जी निकलती है ना उसी बोलते हैं उष्मीय मान कहते हैं। तो यदि पूछा जाए उष्मीय मान का डिफिनेशन क्या होगा तो क्या बोलिएगा, उष्मीय मान का तो बोलेंगे पर ग्राम में, पर ग्राम फ्यूल में जो एनर्जी उत्पन्न होती है उससे क्या बोलते हैं, उष्मीय मान कहते हैं। उसे उष्मीय मान कहते हैं। तो आंसर देखिए बी नंबर। आइए देखिए आंसर दिया हुआ क्या है। देखिए बी नंबर आंसर दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को साझेदारी का मतलब है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के द्वारा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जब करती है ना तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और इसी कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं
संयोजक, क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ऐसा यौगिक जो कोवलेंट बॉन्ड से बनी हो उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आइए देखिए आंसर, देखिए क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या इसको बोलेंगे, क्या हम लोग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम लोग ऐसा यौगिक जो आयन से बना हो, केटायन और एनायन, जब दो अलग अलग आयन से यौगिक बनता है उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं। उप संयोजक बोलेंगे क्या, नहीं, ऐसा यौगिक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हो उसको बोलते हैं उप संयोजक बोलते हैं। अब ध्रुवीय होगा क्या, नहीं होगा। तो आंसर देखिए क्या होगा, ए नंबर। आइए आंसर दिया हुआ क्या है वो चेक करते हैं। देखिए आंसर ए नंबर दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। टेरिलीन होता है, एक क्वेश्चन पीछे भी बताए थे और उस समय भी आपको हम बताए थे। दोस्त ये क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे, याद कर लेना। जब याद कीजिएगा तब पता लगा टेरिलीन होती है, पॉलिस्टर होती है। पॉलिस्टर को हम क्या बोलते हैं, टेरिलीन बोलते हैं। चलिए दोस्तों, ये हम लोग मॉडल सेट 4 का पहला पार्ट पढ़े। तो आप सबको क्या करना है, आपको सब पता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे थ्योरी क्लास से बाहर होगा, इतना आप भरोसा रखिए। और जितना भी प्रीवियस ईयर का एक्सप्लेनेशन करवाए हैं और जितना मॉडल सेट चल रहा है, प्लीज वो सभी को बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। और चलते हैं, हम नए सेशन मिलेंगे आपसे हम नए कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों आप सब प्लीज मन लगा के पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अब एग्जाम नजदीक होने का और जी जान लगा दीजिए और कसम खा लीजिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम कसम खा लीजिए। और इस बार आप सरकारी कॉलेज प्राप्त कीजिए, चाहे जैसे भी हो। चलिए अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।